कैसे कोई एक अधिकारी सुपर अथॉरिटी हो सकता है कि वो ये डिसीजन ले ले कि हाँ क्या गलत है, एक्शन ले लिया जाए। इंडियन कल्चरल सोशल इथॉस में इक्वलिटी और जस्टिस की कोई जगह है नहीं। इंसानियत की जानिब एक कैसा सफर जाने, हैवानियत भी जाती नहीं है हमारी। वक्त के हुक्मरान से कोई जाके पूछे इस देश में तुम्हारे क्यों सुरक्षित नहीं है नारी। एक जस्टिस का किसी जनप्रतिनिधि के साथ मेल जोल कैसा होना चाहिए। मैं किसी बड़े कैपिटलिस्ट के खिलाफ मुकदमा लड़ने में आ जाऊं तो आप समझिए कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा, उसकी टर्म्स में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मतलब हम ये मान के चले कि एक पूर्व न्यायाधीश साहब कह रहे हैं कि न्याय बहुत महंगा है। हम सब क्या लॉ ब्रेक करने में हमको प्रिविलेज महसूस होता है। मैं अगर टोल वाले को कह दूं भाई मेरा टोल नहीं रहे, मैं पूर्व जज हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और वो न ले, तो मेरे साथ बैठने वाले बड़े खुश होंगे कि साहब जज साहब का बड़ा असर रौला है। कभी हाल में चालान हुआ हुए। अभी मैंने 15-16 हज़ार रुपये भरवाए। बुलडोजर का जो मुख है वो एक विशेष समुदाय की तरफ है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं तो नीयत खराब थी, ये तो मानूंगा। कटेंगे तो कटेंगे, आप कैसे दो। असल में हमने स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, स्मार्ट विलेज बनाए और वहाँ चीज़ों पर वर्क करें तो मैं समझता हूँ चीज़ अच्छी हो सकती है। 1991 वर्षिप एक्ट किन जन्मभूमि मामले में लागू नहीं। उसके बाद अभी ज्ञान व्यापी वाला जो मामला है वो लोअर कोर्ट में है। ऐसे मतलब मामले चलते रहे तो बहुत से मंदिर हैं जो अभी इस लिस्ट में आने बाकी हैं। तो कभी कभी मेरे कोर्ट में आए हैं। आप मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को कैसे देखते हैं। नेचुरली मेरी नज़र में तो मुख्तार वाला बेटर देन नया हौसला नई उड़ान भरनी है, मेहनत अब हमें सुबह शाम करनी है, नए खतरों से खेलना है, हमें फलसफे की एक नई किताब लिखनी है। मुंबईया मसाला फिल्मों के जरिए जब आम जनमानस के कानों पर ये अंधा कानून है गाना पड़ा तो लोगों ने इसे अपने आप से जोड़ कर देखा। क्योंकि क्या गांव क्या शहर, अदालतों को लेकर लोगों की यही राय थी कि जवानी में मामला दाखिल करेंगे, फैसला आते आते तो बुढ़ापा आ जाएगा। और इसमें भी अगर ऊपर के कोर्ट में अगर फिर से अपील हो गई तो इंसाफ अगली पीढ़ी को देखने को मिलेगा। तब से लेकर अब तक एक लंबा दौर बीत गया, न्यायिक प्रक्रिया भी आधुनिक हो गई, लेकिन बावजूद इसके अदालतों पर केसों का भार जो है वो वैसे के वैसा ही है। पहले अंधा हुआ करता कानून अब अपनी आंखों से पट्टी खोल ली है। न्यायिक प्रक्रिया के बीते कुछ सालों में वो भी देखने को मिला जिसकी कल्पना की ही नहीं जा सकती थी। रिटायर्ड जस्टिस अब सांसद भी बनने लगे हैं। फैसले देने के आधार पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। ऐसे फैसले भी चर्चा में होने लगे जो ऐतिहासिक नजीर है। इसके लिए जरूरी था कि न्याय प्रक्रिया से जुड़े किसी शख्सियत को बतौर मेहमान बतकही चौक पर बुलाया जाए। रिटायर्ड जस्टिस बीडी नकवी हमारे बतकही चौक पर पधारे और उनसे मैंने न्यायिक क्षेत्र से जुड़ी कई जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया। आप भी देखिए और बताइए कैसा रहा उनके साथ मेरा यह संवाद। सर, अभी हाल ही में एक फेरबदल देखने को मिला कि जो न्याय की देवी के हाथ में तलवार था उसे हटा दिया गया है, आँख की पट्टी खोल दी गई है। अब तलवार की जगह संविधान है, अब न्याय की देवी देख सकती हैं। और ये तब हुआ है जब विपक्ष, पूरा समूचा विपक्ष ये आरोप लगा रहा है सत्ताधारी पार्टी पे कि संविधान बदल दिया जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ का ये थिंकिंग थी, ये इनकी सोच थी कि इस पट्टी को उतार दिया जाए। मेरा ऐसा सोचना है कि पट्टी बंदी होने से ये मैसेज था कि नहीं, कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। अब न्याय की देवी देख लेगी तो कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, किससे उसे लगाव है। तो मैं समझता हूँ कि पट्टी को लगा रहना ज़्यादा बेहतर था। और बहरहाल ऑनरेबल चीफ जस्टिस हमारे थे, उनकी एक सोच है तो उन्होंने ऐसा किया। अब देखते हैं कि न्याय की देवी आइंदा क्या करेगी। लेकिन पट्टी हटने के बाद कुछ जजमेंट तो बहुत अच्छे आए हैं। जैसे हमने देखा बुलडोज़र पर जो जजमेंट आया ऑनरेबल जस्टिस गवाई साहब का, वो तो भाई कमाल का जजमेंट है। और उसने ये साबित किया इस देश के अंदर ये देश वेलफेयर स्टेट रहेगा, जैसा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक कॉन्सेप्ट है, एक ख्वाब है, और बुलडोज़र स्टेट नहीं होगी। तो उसके अलावा और भी जजमेंट्स आए, कई जजमेंट्स आए। तो हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से अच्छे जजमेंट चाहिए। उसके आप न्याय की देवी के पट्टी बांध दें या ना बांधें, मैं समझता हूँ उससे मतलब नहीं, वो हमें एंड रिजल्ट चाहिए। नहीं, अगर
पट्टी चूंकि आप जस्टिस मतलब न्यायाधीश के पद पे रह चुके हैं, तो इस मतलब पट्टी बंधे रहने का क्या महत्व था और उसे खोल देना, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमें हमें जो कुछ मिला है, जो सिस्टम मिला है, हमारा जुडिशियल सिस्टम, वो ब्रिटिश लीगेसी है। अब ये जो पट्टी बंधी थी, ये ब्रिटेन में भी यही था कि आँख में पट्टी बंधी है, जो तलवार, जो तराजू है, जो बैलेंस है, उसके वो तोलेगा जस्टिस को। और बिना भेदभाव। उसमें देखिए, जस्टिस जो है ना, एब्स्ट्रैक्ट है। गॉड एब्स्ट्रैक्ट है, जस्टिस एब्स्ट्रैक्ट है। इसको आप देख नहीं सकते, इसको महसूस कर सकते हैं आप। तो महसूस करने की चीज़ है जस्टिस, जो मेरा तजुर्बा है ज़िंदगी का। जी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के या भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि 4 जज सुप्रीम कोर्ट के आए और उन्होंने आरोप लगाया। चूँकि आप जज रह चुके हैं, तो आप इन आरोपों को कैसे देखते हैं? देखिए, वो आरोप लगाए गए थे, मैं भी उस ज़माने में डिबेट में रहा हूँ। मैंने अपनी राय दी है, बहुत बोल्डली राय दी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से 4 जजों का आकर ये कहना पब्लिक डोमेन में कि हमारे ऊपर प्रेशर है, हमको हमसे अन्याय होने का डर जो है वो पब जनता को है, या जो उन्होंने कहा, उन्होंने ये मैसेज दिया कि अब हम भी इंडिपेंडेंट नहीं हैं, एक तरह का ये मैसेज था। और जनता ने सुना, देखा उनको, और बाद में कुछ ऐसे जजमेंट्स आए जिससे लगा कि 4 जजों का जो कहना था वो किसी हद तक तो सही था। आप 9 नवंबर 2019 के जजमेंट की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी ख़ास जजमेंट की बात नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, अ, देखिए, जुडिशरी का काम है गवर्नमेंट पे चेक करना। अगर अगर ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी आपस में एक साथ तालमेल कर लेंगे, तो ये मानना है कि डेमोक्रेटिक राइट्स जनता को नहीं मिलेंगे। हमने जो पढ़ा है, जो कहा है कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर टेंड्स टू करप्ट एब्सोल्यूटली। हम तो उस एकेडमिक बात कर रहे हैं, हम किसी ख़ास एंगल से बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फिलोसॉफिकल बात कर रहे हैं कि हमेशा बैलेंस तब रहेगा जब सेपरेशन ऑफ पावर होगा ब्यूरोक्रेसी में, लेजिस्लेचर में और जुडिशरी में। तब जो है वो एक बैलेंस बनेगा। और सब एक थ्योरी है सेपरेशन ऑफ पावर, और दूसरी चेक्स एंड बैलेंसेस। ये सब एक दूसरे को चेक करते हैं, हर ऑर्गन एक दूसरे को चेक करता है। तो ऐसा ना हो कि एक ऑर्गन जो है वो एब्सोल्यूट हो जाए, एग्जीक्यूटिव एब्सोल्यूट हो जाए, तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा, न्याय का जो है वो न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसको हम कहते हैं डिक्टेटरशिप, ये जो भी बहुत से वर्ड्स दिए जाते हैं उसके अंदर। तो एब्सोल्यूट पावर पे चेक करना मकसद है। तो इसलिए इसी वजह से जो आपने बात कही कि 4 जज निकल के आए, उन्होंने कहा इस बात को। और लेकिन ज़ाहिर है इस सिस्टम के अंदर सब चीज़ें हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग सिर्फ समझौता कर लेते हैं किसी चीज़ों से। उसके बारे में तो जैसा समाज होगा ऐसे जज जो होगा। कि न्यायाधीश पद पे आप भी रह चुके हैं, तो कुछ ऐसा होता है क्या कि कभी लगता है कि मजबूरी में समझौता करना पड़ रहा है, या समझौता करने के लिए कभी मजबूर किया जाता है? देखिए, कभी-कभी तो ऐसा होता है, लेकिन बाय एंड लार्ज जज बहुत इंडिपेंडेंट है, मैं तो ये मानता हूँ। ठीक है, हमारे किसी बॉस ने फ़ोन किया, हमें अप्रोच किया गया, अगर हमारे अंदर हिम्मत है, हौसला है, कमिटमेंट टू जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी, ये उस इंडिविजुअल पे तय करता है। आप ये समझिए कि जैसे बॉर्डर पे फ़ौजी के अंदर एक हौसला होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए कि उसकी कोई जान भी जा सकती है। तो जज के अंदर जब तक ये हौसला नहीं होगा, जब तक वो अच्छा जज साबित नहीं होगा साहब, मेरा तजुर्बा ये कहता है। वैसे तो अक्सर ये फ़िल्मों में देखने को मिलता है कि किसी ऐसे का केस है आपके कोर्ट में, और जज अपना नाम वापस ले लेता है कि नहीं, मैं इस पे सुनवाई नहीं करूँगा, आज मैं कोर्ट नहीं जाऊँगा। आपने एक लंबा दौर न्यायाधीश पद पे आप रहे हैं। कभी ऐसा आपके सामने कोई ऐसा केस आया जिसको आपने सोचा कि चलो आज सुनवाई टाल देते हैं, आज अपने कोर्ट नहीं पहुँचते हैं? देखिए, ऐसा है कि वॉलंटरीली तो मैंने नहीं किया, इनवॉलंटरी मैंने कुछ किया हो, ऐसा मुझसे हो गया हो, तो उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। दूसरी ये है ना, आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं, मेरे बारे में तो और लोग बताएं कि मैंने कैसा किया। अपने बारे में हर आदमी कहता है साहब मैंने बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरा ये मानना है कि सोसाइटी एज ए होल, जज का ही खाली जिम्मेदारी नहीं है इंसाफ।
उस पूरे जुडिशियल सिस्टम को अगर हम देखें तो जज तो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर है कोर्ट का, उसके साथ पुलिस भी है, उसके साथ जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी हैं, फिर जनता भी है। अगर कोई एफआईआर गलत लिखी जाए तो उसमें पुलिस क्या करेगी और जज क्या करेगा? तो डेमोक्रेसी के अंदर उसकी कामयाबी इस पे डिपेंड करती है कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो लोग हैं वो अपनी ड्यूटी का अंजाम किस तरह से अदा करते हैं। तो जज का एक लिमिटेड रोल है। जज को ये जनता ये समझती है कि बस जज साहब अगर ईमानदार हैं तो इंसाफ हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। कागज ईमानदार होना चाहिए। अगर विटनेस नहीं आया, अगर हाँ। एविडेंस नहीं आया, मैं आपको बता रहा हूँ एक बड़ा अच्छा मुजफ्फरनगर में पहुंचा, पोस्टिंग हुआ मेरा वहाँ था, मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट जज था। मैंने देखा कि साहब एक गवाही होनी है, पेशकार ने कहा साहब गवाह आ गए हैं, प्रोसिक्यूटर ने कहा हाँ साहब हम तैयार हैं। नेक्स्ट डे एडजमेंट हुआ, उस दिन गवाह का मर्डर ही हो गया। मुझे बड़ा एक हेल्पलेसनेस, लाचारी हुई कि जज लाचार हो गया, अब क्या करेगा, मेन विटनेस का मर्डर हो गया। उसके बाद से मैंने ये किया कि इधर विटनेस आया, उधर मैंने उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, चीफ एग्जामिनेशन चीफ कहते हैं, जब प्रोसिक्यूशन की तरफ से स्टेटमेंट होता है एग्जामिनेशन चीफ कराया, और वकील आए साहब हमें मौका दे, हाँ साहब क्रास को आपने मौका दे, चलिए डेट लगा देते। उससे फ़ायदा क्या होता है कि रिकॉर्ड हो गया, फिर विटनेस का एविडेंस रिकॉर्ड हो गया। अगर उसका मर्डर कर देते हैं तो लास्ट रिकॉर्ड तो वो एविडेंस उसके लिए सज़ा के लिए काफ़ी होगी। तो ये एक टैक्टिक्स जो है हमने अपनाई और उसमें हमें कामयाबी मिली। इसलिए मेरे कोर्ट्स का जो कन्विक्शन रेट था वो 75% करीब रहा हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। 9 नवंबर 2019 को एक फैसला आता है, आज भी एक पक्ष नाराज रहता है, उस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला गलत हो या सही हो, हम माने या ना माने, हमारी ड्यूटी है कि हम उसे मानना है। हमें एक इंस्टीट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो फाइनल कोर्ट है, आखिरी कोर्ट है, उसके बाद तो भाई भगवान ही है, उसके बाद तो कुछ है नहीं। तो इसलिए कोई भी फैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया, मेरा कोई राइट नहीं है, मेरा कोई हक नहीं है कि मैं उस जजमेंट को क्रिटिसाइज करूं, वो गलत हो या सही हो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की खूबी क्या है, हाँ। अगर मैं सच भी बोलूंगा तब भी कंटेम्प्ट करूंगा। ये तो मेरी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ये बड़ी, ऐसा नहीं है कि मैं गलत बोल दूं गया मैंने, अगर मैं सही में ही कह दूं ये फैसला गलत है तो मैं कंटेम्प्ट में मेरा ट्रायल हो जाएगा। अच्छा, ये भी बहुत खतरनाक नहीं है कि हम हर चीज़ का स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, लेकिन हमारा अगर किसी ने संज्ञान को सोचा या बोला भी तो हम कंटेम्प्ट लगा देते हैं? देखिए बिल्कुल आपका ऑब्जेक्शन वाजिब है, और मुझे याद आ रहा है कि एक ऑनरेबल जस्टिस सब्बरवाल थे, वो रिटायर हुए, तो जैसा आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं सब वो इंटरव्यू प्रेस रिपोर्टर पहुंचे, बड़ा डेयर डेविल वो था जो प्रेस रिपोर्टर था। अब वो शाम का वक्त था, उस दिन रिटायर होकर आए थे। उन्होंने कहा कि साहब जैसा साहब आप तो हर एक की कमी को देखते हैं, ये ऑर्डर गलत है, ये गलत, आपकी कमी कौन देखेगा? तो उन्होंने कहा हमारी कमी कौन देखेगा? तो प्रेस रिपोर्टर ने क्या कहा, क्या भगवान है कि जो आपको कमी को ही देखेगा? ये सिस्टम की हमारी कि सेल्फ डिसिप्लिन, जज को सेल्फ डिसिप्लिन, अपनी कमी को भी कंटेम्प्ट वो भी करता है। अगर मैं कोर्ट में बैठ के एक जज सिगरेट पीने लगे या चाय पीने लगे तो कंटेम्प्ट वो भी कर रहा है। तो हमेशा, क्योंकि जज कोर्ट नहीं है ना, कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन। जो मैंने पहले कहा कि कोर्ट एब्स्ट्रैक्ट है, जज उसका एक पार्ट है। ये एक डिस्टिंक्शन आदमी को समझना चाहिए। ये आपके चैनल से जो बात हो रही है, मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा जो भी सुने कि कोर्ट इज़ एब्स्ट्रैक्ट। वो जज जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, उसको इतना समझना चाहिए बस। कि लेकिन कई बार ऐसा कहने में आता है कि कई जज या फिर अधिकतर ये बात होती है कि वो कुर्सी पे बैठ के वो कई न्याय नहीं कर पाते हैं। ये अफसोस अधिकतर जजों से ऑफ द रिकॉर्ड मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि हाँ मैंने सेवा तो दे दी, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि मैं न्याय नहीं कर पाया। ये क्यों अफसोस सा रहता है? देखिए एक शायर ने खूब कहा शेर, इंसाफ की भीख कैसे मिलती, कानून शहादतों में गुम था। हमारे इंडियन सिस्टम में प्रॉब्लम यह है कि हम प्रोसीजर पे बहुत ध्यान देते हैं। हमारे बहुत से जजेस साथी प्रोसीजर के साथ, ये कमी थी एप्लीकेशन में, ये इसकी ड्राफ्टिंग कमी है। अरे भाई ये देखो कि सही है गलत क्या है, उसको प्रोसीजर को कट शॉर्ट करो और जल्दी से जंप करके डिलीवरी ऑफ जस्टिस उस पर पहुँचो। तो हमारे यहाँ प्रोसीजर के रिफॉर्म की ज़रूरत है, और रिफॉर्म्स होना चाहिए ताकि कम वक्त में न्याय आदमी को मिल सके और पब्लिक का ये शिकायत भी दूर हो। जो शिकायत है पब्लिक की सही है, उसकी वजह ये है जो मैं आपसे पहले कहा कि एक कोर्ट में
एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, एक काउंसिल है, एक जो है वो आपका पेशकार है, और ये सारे लोग हैं, और एक लिटिगेंट्स हैं। सब मौजूद होंगे तभी तो सुनवाई होगी, तभी तो एक ट्रायल होगा, तभी, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रिंसिपल है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि हर आदमी को मौका दिया जाएगा, वो उस वजह से डिले होता है, तो मेरा जी मानना है। नहीं, सवाल जहाँ था वहाँ जी, पे आप जी। नहीं पहुँचे। क्यों? मेरा सवाल ऐसा मैंने पूछा कि ऐसा कई बार होता है और कई लोग से मैंने किसी भी सुना है कि वो कुर्सी बैठ के लगता है कि वो कहते हैं कि हाँ जस्टिस नहीं हो पाया। तो आपने कहा कि ये सिस्टम का फेलियर है, लेकिन हम उस सिस्टम को 75 साल 80 साल में आज भी दुरुस्त नहीं कर पाए। अब तो हमारा सिस्टम है ना, ब्रिटिश चले गए, आज हमने भले पट्टी खोली, लेकिन हम उस सिस्टम को दुरुस्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि वो अफसोस ना हो जो उस मतलब बैठ के जहाँ इंसाफ कर रहा है, उसे बाद में अफसोस ना हो कि मैं थोड़ा इंसाफ और अच्छे और समय पे कर पाता। देखिए, आप बात बहुत अच्छी कर रहे हैं, सवाल बहुत आपका सही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो पॉलिटिकल विल है, चेंज करने की जो इच्छा शक्ति है, वो अगर ना हो, जो लोग चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, तब चेंज कैसे होगा? जापान में क्या है, जापान में लोअर कोर्ट एक ग्राउंड फ्लोर पर, उससे ऊपर अपीलेट कोर्ट दूसरा मंजिल, तीसरे हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। एक मुकदमा है, एक जगह खारिज हुआ, दूसरी जगह पहुंचते हैं। क्विकर जस्टिस, फास्ट जस्टिस, जेपी सिस्टम है, अगर वो यहाँ लागू किया जाए, मैं समझता हूँ उससे फ़ायदा होगा, बिल्कुल फ़ायदा होगा। रिफॉर्म की ज़रूरत है, नो डाउट अबाउट इट, मैं मानता हूँ इस बात को आपकी। जी। अच्छा, ये बताइए, रेवेन्यू ऑफिसर्स बैठ के ज़मीनों के बारे में तय करेंगे, जुडिशियल वर्क क्वासी जुडिशियल वर्क कहलाता है, और किस तरह से तहसील के अंदर काम होता है, ये जनता सब जानती है। सबसे जो रूट कॉज है प्रॉब्लम का, वो एग्रीकल्चर का है, जो मिल का जमीनी झगड़ा विवाद है, है, हाँ। ज़मीनी विवाद से सारे ऑफशूट्स बनते हैं, वहीं से जो है आप समझिए कि वजह बनती है, जो सिविल डिस्प्यूट और क्रिमिनल डिस्प्यूट्स, मर्डर जो हम देखते हैं। अगर हम अपने रेवेन्यू सिस्टम को सही कर लें, और रेवेन्यू ऑफिसर्स अगर से अच्छे हो जाए, पुलिस अच्छा हो जाए, तो फिर मैं समझता हूँ कि बहुत सिस्टम रिफॉर्म हो जाए। ये एकदम सही बात है कि अधिकतर मामले जो कोई भी हो, फौजदारी का हो गया, मर्डर का हो गया, वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शुरुआत में भूमि विवाद में होता है। लेखपाल ने सही टाइम पे नापी नहीं किया, कानगो ने सही टाइम पे जाके पत्थर नसीब नहीं किया, तहसील में सही से बात नहीं सुनी गई, एसडीएम साहब ने कोर्ट नहीं ठीक से देखा, और लोग का पेशेंस इतना ऊपर हो जाता है। बलिया वाला कांड है इसका, 11 लोग ऐसे। गाजीपुर एक पूरा फहरिस्त है। अगर वो न्याय पहले ही मामला अगर सुलझ जाता, अगर कानगो, लेखपाल और ये लोग ने सही टाइम पे काम कर दिए रहते, तो शायद वो मामले नहीं होते और वो मामले बड़े क्राइम में नहीं तब्दील होते। और जब ऐसे में आता है तो न्यायालय में, क्योंकि जमीन विवाद बहुत है, जो सुलह होता है कि ये जमीन तुम्हारा, ये जमीन मेरा, लेकिन 2 पीढ़ी बाद याद आता है कि वो समझौता गलत था, अब कोर्ट में चलेंगे, तो यही पूरे मामले हो जाते हैं। तो ऐसे में लेखपाल और तहसील स्तर पे ही सुधार होने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल सही है। जिस सोसाइटी में रहते हैं, वो समाज की सोच क्या है? आप इस बात को मान लीजिए तिवारी जी, कि जो मैंने कमी पाई है, जो मैं सोचता हूँ, हमारे इंडियन कल्चरल इथॉस में, इंडियन कल्चरल सोशल इथॉस में इक्वलिटी और जस्टिस की कोई जगह है नहीं। सच बात तो ये है। बात बहुत कड़वी है, इट्स ए बिटर, मैं जो मेरे लिए कोई कहेगा तो मैं भी बुरा मानूंगा, लेकिन हमें अपने कल्चर इथॉस को थोड़ा सा सही करना है और नई दिशा में ले जाना है चीज़ों को। देहात में लोग कास्टिज्म के शिकार हैं, पड़ोसी से झगड़े और डिस्प्यूट रहते हैं छोटी छोटी बातों पे। तो हमें एक रिफॉर्मर की ज़रूरत है इस कंट्री को। खाली पॉलिटिकल गवर्नेंस के चेंज होने से चीज़ें सही नहीं हो सकती। जब तक कि लोग सही तरह से नहीं सोचेंगे, जब तक इंसानियत की सफ़र जो है हम नहीं करेंगे, इंसानियत की जानिब भी कैसा सफ़र है जानी। हैवानियत फिर भी जाती नहीं है हमारी। वक्त के हुक्मरान से कोई जाके पूछे, इस देश में तुम्हारे क्यों सुरक्षित नहीं है नारी? आज भी देश के अंदर जो रेप और मर्डर हो रहे हैं, कानून सख्त बना दिए गए, उसकी सजाएं फांसी कर दी गई, लाइफ सेंटेंस कर दिया गया, उसके बाद भी रेप हो रहा है। इसको आप क्या कहेंगे? 8 साल की बच्ची के साथ रेप, 6 साल की बच्ची के साथ रेप, ये हमारी मानसिकता तो है ना। उसको हमें बहुत ही कई लेवल पर काम होना है। सेक्स के एजुकेशन में काम होना है, हमें एजुकेशन में काम होना है। लोगों को एक उम्मीद, असल में हमने स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, हम स्मार्ट विलेज बनाएं और वहाँ चीज़ों पर वर्क करें, तो मैं समझता हूँ
चीज़ अच्छी हो सकती है। आपने जनप्रतिनिधियों की बात की। एक मेरे ज़हन में सवाल आ रहा था, चूँकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से भी बचे रहना है, कि कैसे कोई जस्टिस या जिसने बैठ के उस कुर्सी पे आसीन होके बिना भेदभाव की सब बातें सुनी हो, वो उस कुर्सी से जैसे हटते हैं किसी पार्टी के हो जाते हैं। देखिए, हमारी सोसाइटी पूरी पॉलिटिकल है। अच्छा, एस्पिरेशंस होते हैं हर आदमी के। अब मैं रिटायर हो गया, तो मैं कहीं न कहीं बोलने जाता हूँ, मेरी एक विचारधारा है? वो थोड़ा-सा महत्वाकांक्षा। अच्छा महत्वाकांक्षा भी है, लेफ्टिस्ट भी हूँ मैं। तो ब कुछ लोगों के अब मैं तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता किसी चीज़ से, मुझे भी रिटायरमेंट बाद बहुत सी लालच दिए गए। लेकिन हम वहीं तो जाएँ जहाँ हम ये सोच लें कि नहीं भई ये काम अच्छा हो रहा है। चलिए एक अच्छा काम हमसे समाज ये उम्मीद करता है कि हम अब रिटायरमेंट के बाद कुछ और अच्छा करेंगे। अब हम आज़ाद हैं, अब हमारी बेड़ियाँ नहीं हैं, अब हमारे ज़बान पे ताले नहीं हैं। तो हम ये करते हैं कि भई कोशिश करते हैं कि समाज को एक अच्छा मैसेज दें, चैरिटी का वर्क अच्छी तरह करें, अपना पैसा भी खर्च करें, गरीब लोगों का ख़्याल रखें। सबसे बड़ी बात ये है कि समाज के अंदर पड़ोसी का, गरीब रिश्तेदार का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे समाज में 80% लोग गरीब हैं। अच्छा, एक जस्टिस का किसी जनप्रतिनिधि के साथ मेल-जोल कैसा होना चाहिए? क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी सीजीआई साहब के आवास जाते हैं और गणेश पूजा करते हैं। देखिए, वो सब देश ने सब देखा और इसको लोगों ने अच्छा नहीं माना। वो ज़ाहिर है पर्सनली कोई भी कहीं मिल सकता है, प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस से मिल सकते हैं। लेकिन उसका ख़राबी ये हुई कि मैसेज गया कि अब हमें सुप्रीम कोर्ट से भी कोई उम्मीद नहीं रहेगी। इस तरह का मैसेज गया, मैं समझता हूँ वो जल्दी रिटायर भी हो गए तो उसका कोई बहुत अहमियत नहीं है। उनको टीवी पे वैसे रिले नहीं करना चाहिए था, पर्सनल मुलाकात करते उसको जनता में नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ ये परिपाटी है कि हम लोग आपस में पॉलिटिशियन से मिलते नहीं हैं ताकि इन्फ्लुएंस ना हो चीज़ें। जज का ये है कि जज इन्फ्लुएंस ना हो, इसलिए आप देखेंगे कि डीएम, डिस्ट्रिक्ट जज, एसपी सिर्फ महीने में एक आध बार मिलते हैं, वो भी ऑफिशियल लेवल पर, इन जनरल नहीं मिलते हैं। भाई अगर एसपी से दोस्ती हो जाएगी डीजे की तो एसपी कहेगा साहब जज साहब इसकी बेल मत देना। जमानत तो देना। जमात तो इसलिए एक डिस्टेंस रिश्ता भी रहता है, लेकिन एक डिस्टेंस भी रहता है, वो रहना चाहिए। आप करीब इतने जनपदों में रहे, तो आपने ये सब कैसे मेंटेन किया डिस्टेंस? देखिए ऐसा है क्योंकि कि जनपद तो एक ही है। देखिए ऐसा है कि बात ये है कि अब मैं कैसे बताऊँ, मैं तो बड़ा सोशल जज रहा। मेरे ऊपर यही इल्ज़ाम लगते थे कि मैं सोशल बहुत हूँ। मैं हर चैरिटेबल फंक्शन में चला जाता था, जनता में चला जाता था। लेकिन लोग ये नहीं जानते थे कि अगर जहाँ जस्टिस की बात है, तो मेरा दोस्त हो, मेरा रिश्तेदार हो, अगर वो कोई सिफ़ारिश भी कर देगा, मैं मानता नहीं था। क्योंकि देखिए जस्टिस तो बोलता है, जस्टिस हुआ या नहीं हुआ, ये तो लोग बताएँगे। हम जिस शहरों में रहे हैं, आप 1 मिनट में फ़ोन करेंगे, आज़मगढ़ फ़ोन करेंगे, आप हाथरस फ़ोन करेंगे, आपको वहाँ जनता बता देगी। मैं कुछ भी कह जाऊँ आपसे कि साहब मैंने बड़ा तीर मारा। एक हमारी सिस्टम 3 टियर सिस्टम है। अगर मैंने कुछ गलत किया होगा तो हाई कोर्ट उसको सही कर देगा। हाई कोर्ट गलत कर देगा तो सुप्रीम कोर्ट सही कर। अगर हमारे यहाँ आदमी जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो मेरा ये मानना है कि उसे इंसाफ मिलेगा। आपने देखा नहीं राहुल गांधी की ज़मानत सुप्रीम कोर्ट से हुई? कितने प्रेशर्स के बाद कि जज अपने आप को रिक्लूज़ कर रहे हैं, ये सब देखा। तो इसी तरह से हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे लड़ने के लिए बहुत पैसा चाहिए। यहाँ पर गरीब हार जाता है। अच्छा, ये ऐसा है प्रॉब्लम। यही बात है कि ऐसा क्यों होता है कि गरीब ही न्याय पाने में हारता है? एक कई ऐसे अभी हमने एक कार्यक्रम किया था और उस समय के कारागार मंत्री थे धर्मवीर प्रजापति जी। वो आए थे और उन्होंने बताया था कि कैसे 100, 200, 500 रुपए के कारण कोई जेल में है और कभी रात में सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का दरवाजा खुल जाता है किसी की जमानत के लिए। देखिए, तो आप वही बातें कर रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी की बेल हुई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस साहब दरवाज़ा खोला, रात को बेल दे दी। एक पत्रकार की 1 दिन में बेल दे दी, जबकि मैं ये समझता हूँ कि उसमें वो हाई कोर्ट में भी नहीं गए, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट से बेल ले ली और अभी बहुत से पत्रकार अभी जेल में पड़े हुए हैं। आपकी मालूम है, मैं नाम क्या लूँ उन सबका, सब देश जानता है। तो इस बात को कहा जा रहा है कि बेल इज़ अ रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। लेकिन ये है कि इस मामले में हमारी ज़िम्मेदारी सारे जजेस की है कि वो
इस तरह के ऑर्डर करेंगे जिससे इंसाफ हो, पब्लिक में फेथ रहना, ट्रस्ट रहना चाहिए, ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होना चाहिए। तो मतलब इतना लूप होल है क्या कि मतलब ये लूप होल कैसे फिल होगा? देखिए, महंगा है चीज़ें। अगर आप मुझसे कहें कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना मुकदमा लड़ूं, तो वहाँ पर 60-70 हज़ार रुपये मुझे प्रिपरेशन में खर्च हो जाएंगे। ये है प्रॉब्लम। वो मुझ जैसा आदमी भी आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में आसानी से लड़ नहीं सकता। आप ये समझ लें, अगर मैं किसी बड़े कैपिटलिस्ट के खिलाफ मुकदमा लड़ने में आ जाऊं, तो आप समझिए कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा, उसकी टर्म्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मतलब हम ये मान के चले कि एक पूर्व न्यायाधीश साहब कह रहे हैं कि न्याय बहुत महंगा है। देखिए, बहुत सी लोक अदालत लग रही है, तो इससे गरीब को फ़ायदा हुआ, न्याय त्वरित मिला। ये अगर हम पॉजिटिव्स देखें तो चेंजेस हुए हैं। हम इंश्योरेंस कंपनी के मैटर में देखते थे कि भाई एक लोक अदालत लगी, हमने इस आदमी को 2 लाख दिए, इसको 10 लाख दिए, इसको 50 लाख दिए, जो उसका इंश्योरेंस का हक था। और इंश्योरेंस ऑफिसर्स आते थे, वो चाहते थे अब जज कोई पैसे ही ना दे इनको, वो कमी निकालते थे उसके अंदर। अब हमारे यहाँ जो इंश्योरेंस का आप सब लोग जानते होंगे और समझना चाहिए, इंश्योरेंस वाला आता है पॉलिसी करने, तो आप तो बहुत अच्छी तरह बात करता है, और आपको क्लेम लेना पहुँच जाए तो उसी पॉलिसी में 10 आविष्कार लगा देता है। ये कितना गलत है। ये मैं तो बहुत कई बार मैंने डांटा कोर्ट में, मैंने कहा भाई तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम ये बता रहे हो कि लाइसेंस में ये कमी है, तुमने उसकी तब पॉलिसी क्यों कागज लिया था? और एक इंश्योरेंस तो एक बहुत बड़ा स्कैम है दुनिया में। मैं तो अमेरिका गया हूँ, 2 बार अमेरिका गया हूँ। अमेरिका में बहुत बड़ा रैकेट है भाई ये, और अमेरिकन सिस्टम खराबी है कि जो अमेरिकन सिस्टम है वो हमारे देश में आ रहा है। अब हमारा देश अमेरिकन सिस्टम को फॉलो कर रहा है, जबकि हमारे देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है, गरीब, कम गरीब, और थोड़े पैसे वाले और बड़े पैसे वाले, एक स्ट्रेटिफिकेशन है। उसकी ख़राबी ये होगी कि अगर ज़्यादा परेशानी हुई गरीब को, तो एक बड़े रेवोल्यूशन का ख़तरा इस देश में पैदा हो जाएगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अगर उसकी केयर नहीं की गई, उसका ख्याल नहीं रखा गया। आप देखिए जो बेचारे ओला वाले हैं, ड्राइवर्स हैं, ये ऊबर, ये बेचारे, मैं तो बहुत स्टडी करता रहता हूँ उनको। मेहनत उसकी, गाड़ी उसकी, पेट्रोल उसका, कमीशन खा जाए 30% कमीशन खा कंपनी जाए का। कंपनी। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं हमेशा 10-20 रुपये अगले अलग से दे देता हूँ कि भाई उस गरीब का मेहनत कर रहा है, सब फ्रस्ट्रेटेड हैं, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हमें समाज को सोचना होगा, हमें समाज को किसानों के बारे में, मेहनत कश के बारे में। देखिए, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जिसको मैं आप इस चैनल से कह रहे हैं, डिग्निटी ऑफ लेबर। हमारे मुल्क के अंदर मेहनत कश की इज्जत नहीं है, जबकि अमेरिका में एक बात पॉजिटिव है, सब कुछ खराबी हो सकती है अमेरिका के अंदर, लेकिन वहाँ डिग्निटी ऑफ लेबर है। हर होटल के वेटर भी आएगा तो कहेंगे सर, हमें उसको सर कहना है। स्वीपर भी आएगा तो उसको हम सर कहेंगे। हमारे कौन आदमी स्वीपर बनना चाहता है, कौन आदमी प्लम्बर बनना चाहता है, मिनिल जॉब कौन करना चाहता है? भाई अगर यहाँ कोई सफाई कर्मचारी को हम अच्छी तरह बोलेंगे, तो आप देखिए 10 काम करने वाले हमें मिलेंगे। तो हमें बदलना है, हमें सोच बदलनी है। नया हौसला नहीं, उड़ान भरनी है। इसलिए नहीं ना आगे कि बहुत साल गुलाम रहे, अब नई नई आज़ादी मिली है तो सोच रहे मालिक ही बन के आज़ाद रहे। हाँ, देखिए कुछ चीज़ें तो हैं जो ब्रिटिश लीगेसी से मिली हैं, जैसे हमारे साथ अंग्रेज़ लोग की सड़क से तुम नहीं निकलोगे। हमारे यहाँ खराबी ये है कि आम हिंदुस्तानी, हम सब लोग उसमें शामिल हैं, हम सब के लॉ ब्रेक करने में हमको प्रिविलेज महसूस होता है। अच्छा ये, हाँ इस पे हम आएंगे, पहले इस पे आ जाए। तो लॉ ब्रेक करने में मैं अगर मेरा टोल ना, मैं अगर टोल वाले को कह दूं भाई मेरा टोल नहीं रहे, मैं पूर्व जज हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और वो न ले, तो मेरे साथ बैठने वाले ही बड़े खुश हो गए कि साहब जज साहब का बड़ा असर है। रौला है। ये जो सोसाइटी का सोच है, सोसाइटी को यही चीज़, ला जो अबाइडर्स हैं, जो अबाइड करने वाला है, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए हर आदमी को। अरे भाई मुझे इतनी पेंशन मिलती है, मेरा चालान हो जाए, मैं पुलिस वाला कभी चालान मेरा कर देता है, मैं उससे कुछ डिस्प्यूट नहीं करता। अरे भाई सरकार को पैसा जाना है, सरकार ने पैसा आना है, तो मैं क्यों पुलिस वाले को बताऊंगा मैं जज हूँ? कभी नहीं। आई नेवर डू दैट, आई नेवर डिड दैट। आप कभी हाल में चालान हुआ? हुए भी, मैंने 15-16 हज़ार रुपये भरवाए। भाई हम निकल गए, नहीं देखा, फ़ोटो खींच गया, या वो आन के होने का सर हम आपका खींचते, तो खींच लिया। हम अब हम उसे ये बताएं कि साहब हम जज है, और पुलिस वाले हमारे यहाँ आते थे और ऐसा करते थे। सर वही जो सवाल था, यानी वो तो आप पे ही लागू होता है कि जो भारतीय हैं उन्हें रूल तोड़ना बहुत पसंद है। बहुत पसंद। आखिर ऐसा है क्यों? देखिए, क्योंकि बाकी कंट्री में तो ऐसा नहीं है। जिस कंट्री को हम फॉलो करना चाहते हैं, अमेरिका का, आपने यूएस का जिक्र किया, जिनको हमको फॉलो करते हैं उनमें ये नहीं है। वो रूल यानी रूल। देखिए यहाँ के लोग एक्सपोज नहीं हैं।
भाई मैं हुआ है 2 बार अमेरिका, मैंने वहाँ सिस्टम को देखा, मैं सिंगापुर भी गया आज से 20-25 साल पहले। सिंगापुर में तो लॉ इतना सख्त है कि मैं जब निकला गाड़ी में, हमारे जो घोस्ट थे, उन्होंने हमसे कहा कि साहब यहाँ आप कोई पेपर मत फेंक दीजिएगा गाड़ी से, मूँगफली खाइएगा तो कागज़ छील के अंदर ही रखिएगा, बाहर मत डालिएगा। ये पहला लेसन था हमें, 1996 में गया था वहाँ, आप समझिए इतने साल हो गए, तब हम रख लेते थे। उसने कहा 60,000 रुपए इंडियन करेंसी में फ़ाइन होगा और आप बचेंगे नहीं उससे। वहाँ का प्राइम मिनिस्टर को भी उठा के बंद कर दिया था उन्होंने रूल वायलेशन में। सिंगापुर में आप समझिए, ये एक मिसाल है अपना। तो सर यानी एक्शन जो है वो इफेक्टिव है, यानी हमारे देश में जो रूल तोड़ता है वो कहीं ना कहीं से बच जाता है, एक्शन इफेक्टिव नहीं है, इसका रीजन यही है। हाँ, नहीं एक्शन नहीं, थोड़ा-सा ये जो बात आप कह रहे हैं एक्शन इफेक्टिव नहीं है, इसमें थोड़ा प्रेजुडिस्ड हैं लोग। हमारी पार्टी का आदमी है, हम गवर्नेंस क्योंकि में इसी हैं, एक्शन पे मैं तो अगला सवाल लेके हम आऊंगा। उसको सपोर्ट कर लेते, नहीं करना चाहिए हमको सपोर्ट। ला बेरकर क्या बात है कि जुर्माना जमा कर देगा वो आदमी, क्या बुराई है भाई इसमें? सरकार को पैसा फंड से वो उसको ज़रूरत होती है खर्चे में, एक्सचेकर को पैसा चाहिए, हम टैक्स नहीं देंगे, हम फाइन नहीं देंगे तो सरकार कैसे चलेगी? ये बात है। कोई गलत है तो सरकार अपने ही स्तर पे बुलडोजर चलना शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उस पे हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन बुलडोजर चलाया गया, ये भी सच है, चलाएगी बिना न्यायालय के आदेश के। बिल्कुल। कैसे कोई एक अधिकारी सुपर अथॉरिटी हो सकता है कि वो ये डिसीजन ले ले कि हाँ क्या गलत है, एक्शन ले लिया जाए? देखिए ऐसा है, ये पब्लिक राइट के लिए सेंसिटिविटी, मान ली मैं अगर उस सीट पे हूँ तो मैं कितना पब्लिक राइट्स के लिए सेंसिटिव हूँ। अगर किसी का 20-30 साल से मकान बना हुआ है तो डिमोलिशन उसका हो, उसको नोटिस जाए। जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अनुज जस्टिस गवाई साहब का, वो बेहतरीन जजमेंट है। 15 पॉइंट उन्होंने लिखे हैं कि भाई, उन्होंने कहा कि मुल्दे में 10 रहने वाले घर के आप घर को डिमोलिश कर देते हैं, क्या मतलब है उसका? कौन से लॉ में ये है कि आप उसका घर डिमोलिश कर देंगे? फिर कहा कि अगर किसी के खिलाफ बुलडोज़र चलाना है, अगर उसका इंक्रोचमेंट है तो उसको नोटिस दीजिए, वो उसकी अपील करेगा और अपीलेट कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, आप डिमोलिश कर दीजिए। उसकी हियरिंग हो जाएगी ना, वो अपनी बात को कह सकेगा कि नहीं साहब मैं इसलिए सही हूँ, तो उससे उसे सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। दूसरा, सही चीज़ें फ़िल्टर होके आ जाती हैं 15-20 दिन में कि इसका लीगल राइट कोई है नहीं, क्या ये आदमी कंपनसेशन के इंटाइटल्ड है? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसने कहा कि अगर गलत डिमोलिश हुआ तो फिर पब्लिक ऑफिसर जो है, ब्यूरोक्रेट्स, उनकी सैलरी से पैसा रियलाइज़ किया जाएगा। ये बहुत अच्छा जजमेंट है। अब इसको आप ऐसे देखिए कि ये एक ऐसा एक्शन है कि इसको सरकारें भी हाथों हाथ उठाएं, मतलब उस पर गाना बन गया, पूरा इलेक्शन कैंपेन हो गया। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि हाँ एक्सेप्ट किया जा रहा है कि हाँ ये है, यही एक न्याय का तरीका है और हम ऐसे ही न्याय करते हैं? शुरू हुआ विकास दुबे कांड और उसके बाद तो ऐसा है कि सब सोचते हैं कि इससे नजीर पेश हो रहा है। देखिए, विकास दुबे वाला जो कांड था, बिकारू जो कांड था, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी जिसमें पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया गया था, है ना? वो वाकई वो एक ऐसी सिचुएशन, तो एक अलग सिचुएशन है। सपोजिडली मैं कहीं चोरी कराता हूँ, मतलब कोई भी इंसान, गरीब आदमी कहीं चोरी कर लेता है, नहीं पकड़ा जाता, भाग गया वो, तो अब आप उसके बाप को भी पकड़ोगे, फिर उसका घर गिराओगे, है ना? कोई भी जुर्म किया तो वो उसके लिए वो लायबल है। क्रिमिनल एक्ट के लिए कभी भी वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं होती। ए के एक्ट के लिए बी लायबल नहीं होता, जब तक कि वो उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो। आज जो लोग पावर में हैं, जो आज समाज के वो लोग जो ये कहते हैं कि नहीं साहब बुलडोज़र चलना चाहिए, जिस दिन वो पावर में नहीं रहेंगे उस दिन उन्हें पता चलेगा कि बुलडोज़र चलना कितना गलत होता है। आज वो पावर में है, सत्ता तो में है, बुलडोजर अच्छा लग रहा तो है। उनको अच्छा लग रहा है। जिस दिन वो सत्ता में नहीं रहेंगे उस दिन वही बुलडोज़र के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और न्याय की भीख मांगेंगे। अच्छा, ये जो बुलडोजर पे हम लगातार अभी बात कर रहे हैं, तो क्या ये क्विक न्याय न्याय की कैटेगरी में आएगा कि क्विक न्याय दे के जो सामने वाला पीड़ित है वो हो गया? क्योंकि एक लड़की की हत्या हुई थी और दूसरे जो आरोपी था उसके घर पे गिरा दिया गया और वो जो परिवार था वो परेशान था, वो न्याय मांग रहे थे और ये न्याय मिला ऐसे। तो ये क्विक न्याय की कैटेगरी में रखा जाए क्या? देखिए ऐसा, ये किसी कैटेगरी में नहीं आता, ये न्याय की कैटेगरी में आता ही नहीं। देखिए न्याय ये है कि उस आदमी ने जुर्म किया, उसके घर गिरा देने से अगर विक्टिम को कोई कंपनसेशन मिल जाए, उसको कुछ पैसा मिल जाए, तो ठीक है। इसमें ना तो विक्टिम को कुछ मिला
और एक्यूज़ का नुकसान हुआ। एक्यूज़ के साथ-साथ उसके और घरवाले जो हुए, वो किस बात की सज़ा भुगत रहे हैं? भई उन किसी के बेटे ने रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, तो सज़ा उसी को तो मिलेगी ना, जो हमारा बेसिक नॉर्म है। फिर हिंदुस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्या रह जाए? बुलडोज़र चलाइए, अदालतों को बंद कर दीजिए और भई बुलडोज़र चल रहा है, हम जो हुकूमत में हम जो चाहें करेंगे। कल कल को आप सत्ता से बाहर जाएँगे तो जो सत्ता में आएँगे वो फिर बुलडोज़र चलाएँगे। तो ये तो एक कंटीन्यूअस प्रोसेस हो जाएगा ना, रिवेंज का प्रोसेस हो जाएगा। फिर लोग इंतज़ार करेंगे कि हमें कब बदला लेना है भई इस हरकत का। तो ऐसे नहीं कहते हैं बहुत देर कर दी सनम आते-आते। अगर कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना था तो थोड़ा पहले और लेना चाहिए था। ये बिल्कुल बात सही है आपकी कि कोर्ट ने देर की, इसमें कोई शक नहीं। जो मैटर कहीं गए, कहीं यहाँ का अकबरनगर का एक मैटर गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ बिल्कुल न्याय नहीं मिला उन लोगों को और उस तरह सुनवाई नहीं हुई जिस तरह से उम्मीद की जाती थी। उम्मीद टूटी थी। देखिए हमारी हालत ये है कि जैसे एक इंसान होता है, उसको ये उम्मीद होती है कि मैं दरिया पार कर लूँगा और उसको एक डर भी होता है कि मैं डूब जाऊँगा बीच में, मैं पार नहीं कर पाऊँगा। तो ये कशमकश जो है ना, कभी कोई चीज़ अच्छी होती है तो हमें उम्मीद दिला देते हैं, कुछ चीज़ अच्छी नहीं होती तो हमें नाउम्मीदी पहुँच जाते हैं। तो इस तरह का स्टेट ऑफ अफेयर है। हम तो देखिए हम समृद्ध क्लास से, हमें पेंशन मिलती है, 1 लाख रुपए पेंशन मिलती है। जब हमें तनख्वाह ही पहली 1800 मिला करती थी। तो आज जो है महँगाई उतनी नहीं बढ़ी जितनी हमारी तनख्वाह बढ़ी है, पेंशन में मिल रही है। हम उस क्लास से हैं, हम चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखने की पोज़ीशन में नहीं हैं। है ना? आप उससे पूछिए जो 3000 रुपये महीना कमाता है, जिसको अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, जिसको अपनी माँ-बाप का इलाज भी कराना है, आप उससे पूछिए, उससे सही पीड़ा नज़र आएगी। मैं बराबर चुपचाप इंटरव्यू लेता रहता हूँ, जब भी मुझे कोई मिलता है। तो अब हम कितना कर सकते हैं 1 लाख पेंशन, हम कितना बाँट देंगे जो लोग हो जाएगा। समाज को अपनी सोच बदलना होगी। देखिए फार्मर जो मेरा आज सोचना है कि फार्मर आज गरीब है, शहर का हर आदमी मालदार है। शहर के दुकानदार मालदार है, शहर में नौकरी पेशा मालदार हैं, अच्छे हैं, कल से आज अच्छे हैं। आज रोज बेहतर हो रहे हैं। मैं कितना ही खराब करूं, लेकिन कल जो मेरा माजी था पास्ट, उससे मैं आज अच्छी पोजीशन में हूँ। ये तो है बात सच। अब लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कल भी बेचारे गरीब थे, आज भी गरीब थे। दूध और पानी एक भाव बिके, इससे बड़ा मार्केटिंग जैसे क्या हो सकता है? इस तरह ध्यान देना चाहिए लोगों को। खाद नहीं मिल रहा है, इस पे भी तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कोर्ट को। बिल्कुल सही है। अब कोर्ट क्या-क्या करे? देखिए कोर्ट हर काम नहीं कर सकता। सरकार के लोगों को ही एक सोच बदलना होगी, अच्छी तरह सोचना होगा और फिर एक्सप्लेन करना होगा वो क्यों नहीं कर पा रहे। अकाउंटेबिलिटी है ना, आप बताइए कि अगर डीएपी नहीं है मैंने सुना कुछ, मुझे नहीं मालूम है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा कि डीएपी क्यों नहीं है। मुझे ये मालूम है जहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ डीएपी की भरमार है कि ताकि गवर्नमेंट को ये दिखाया जा रहा है हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप हमें वोट दीजिए। ये जो एक मिजाज बन गया है कि इलेक्शन जीतना है, हमें इलेक्शन जीतना है हर हालत में, हर तरह से। ये जो एक सोच बदली है ना, ये ठीक नहीं है। अच्छा, इलेक्शन जीतना, हम बुलडोजर से थोड़ा सा रुकना चाह रहा था। एक सवाल और मेरे जहन में है, चूँकि आप इस पे बेहतर बता पाएँगे। एक आरोप लगता रहा इस समय सरकार पे कि बुलडोजर का जो मुख है वो एक विशेष समुदाय की तरफ है। एक विशेष समुदाय पे खासकर देख के बुलडोजर चलाया जा रहा है। ऐसा है क्या? ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सही है। भाई अकबर नगर में बुलडोज़र चला और जो जहाँ पर और लोग रहते थे, कई और जो नगर हैं, आपको पता ही होगा, उनके बच्चे और उनके इंटरव्यू आए, तो उन बच्चों की चीखें सुनी गईं, उन औरतों की ये मुझे अच्छा लगा कि कम से कम कुछ लोगों की आवाज़ तो सुनी गई। मैं ये कहूँ नहीं साहब, वो अकबर नगर गलत था तो इनका भी होना चाहिए, तो ये मेरी सोच नहीं है। ठीक है, आपने एक तरह डिमोलिशन कर दिया, वो भी उसको वो लोग टैक्स भी दे रहे थे, वो लोग उनको भई देखिए सरकार चाहे कि आप उसका 1 लाख का नुकसान करिए, 10,000 भी दे दिए, वो मान लेगा भई सरकार से मुझे कुछ मिल गया। ये जो वेलफेयर स्टेट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है, वो वेलफेयर स्टेट का कहता है, वो बुलडोज़र स्टेट नहीं बनाता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इस बात को फ़र्क को समझना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए कि दूसरे के भी राइट्स हैं। हम कितने राइट कॉन्शियस हैं। कोई आदमी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर सरकारी नौकरी में है और अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा, उसे नौकरी से निकाल दीजिए। जनता कुछ नहीं कहेगी और वो भी किसी कोर्ट में उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन एक आदमी बरसों से रह रहा है कि जो कि झोंपड़ी है, तो सड़क चौड़ी करनी है, आप इतना कंपनसेशन देते नहीं देते, ज़मीन का 4 गुना मिलता है, नहीं मिलता है। करोड़पति हो गए बहुत से लोग, बहुत से किसान करोड़पति हो गए, जहाँ हाईवे गुजर गया। अगर मेरी ज़मीन है हाईवे के नोएडा पास, पूरा आज अमीर हुआ पड़ा है। तो कितने लोग हो गए, कितना लोगों को दौलत मिली। एक तरफ तो ये लॉ है,
एक तरफ बेचारे का अगर 50 गज 10-20 गज का गरीब की दुकान है, खोंचा है, तो उसको अगर 20,000 रुपये भी दे दी जाए तो क्या बुराई है इसके अंदर? भाई सरकार अपनी तरफ से आप कहते हैं हम मकान बना के दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, हम यानी आयुष्मान दे रहे हैं। नाइंसाफी हुई है उनके देखिए साथ। कुछ काम अच्छे हो रहे हैं, जैसे आयुष्मान अच्छा काम हो रहा है, और हमें कहना पड़ेगा भाई एक अच्छा काम है, लेकिन आयुष्मान के अंदर मेरे सर्वेंट को आयुष्मान में पैसा नहीं मिल पाया, पता नहीं क्या कमी निकाल दी डॉक्टर ने उसके अंदर। क्या वो धर्म विशेष का था इसलिए? अब मैं ये तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ये बात कहना थोड़ा-सा गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये बताया गया कि उसका ये कमी थी, वो कमी, फिर मैंने कहा तो कंज़्यूमर फोरम में जाओ, उसको मुकदमा करो उसको। तो फ़ौरन हम ये मान लें कि दूसरे ने ऐसा किया है, वो थोड़ा-सा गलत अकबर है। नगर पे सरकार ने जो दिया वो इनजस्टिस है। अगर अगर सरकार उन लोगों को, देखिए कुछ लोगों की तो गलती थी, कुछ लोग गलत थे, लेकिन जो लोग 20-30 साल से रह रहे हैं, आप उनको गलत नहीं कह सकते। लॉ ये है, सेक्शन 60 क्लास बी ईज़मेंट एक्ट ये कहता है कि अगर आपने ये परमिट कर दिया किसी को कि कोई अपना कंस्ट्रक्शन कर ले आपकी जगह पे, तो फिर आप उसको बेदखल नहीं कर सकते। अगर आपका नगर की ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन हुआ, तो ये सरकार की परमिशन से हुआ, परमिशन माना जाएगा। अगर आपने उन्हें बनने दिया, आपने बेनामी भी होने दिए, आपने सब आप टैक्स भी इलेक्ट्रिसिटी ले रहे है, थे, इलेक्ट्रिसिटी था, न सीवर था, तो रोड फिर था, पूरा बकायदे रजिस्ट्री हो रखी है। अब बताइए, तो अब आप उनकी बिल्डिंग बड़ी से बड़ी गिरा दें। लखनऊ में अगर डिमोलिशन पे आप आ जाएँ ये कह के कि बिल्डिंग रूल से नहीं बनी है, तो मैं समझता हूँ 70% बिल्डिंग्स लखनऊ गिरा दी जाएँगी। अब सब्जेक्टिव है ना चीज़ें। यानी इंटरेस्ट नहीं है, आपका नहीं, कहना नहीं, है नहीं, कि वहां पे नहीं, बुलडोजर का नहीं, पेट्रोल नहीं, खत्म नहीं, है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये इसलिए है कि मेजॉरिटी नाराज़ हो जाएगी तो हम इलेक्शन हार जाएँगे। मिनॉरिटी रहे, कुछ लोग रहे, बस चीखते चिल्लाते रहे, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी नाराज़ हो गई तो फिर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इलेक्शन तो रोज़ होने हैं मतलब ना। वो एक्शन जो था आपके हिसाब से वो जानबूझ के लिया गया था। अब मेरे ख़्याल से कहीं न कहीं तो नीयत ख़राब थी, ये तो मानूँगा मैं, लेकिन मैं बिल्कुल चीज़ों को, क्योंकि मैंने वो पूरी फ़ाइल जो देखी नहीं है उसके बारे में मैं एक अपना जजमेंट पास कर दूँ, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ़ नहीं मिला है। लेकिन वो एक वाक़या हुआ, वसंत कुंज में लोगों को बसाया गया है। अगर क्या ही अच्छा हो कि सरकार ने अगर उनको कंपनसेशन के तौर पर 2-2 कमरे के मकान दिए गए, तो बहुत अच्छा है। मैंने वसंत कुंज जाके देखा, तो वहाँ बड़ा अच्छा एटमॉस्फियर है। सरकार ने बड़ी अच्छी तरह कॉलोनी बनाई है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है कि वो फ्री दिए गए या उनसे पैसा वसूला जाएगा। इतना तो इसलिए आपने पता किया ही होगा। नहीं, ये कोई बताया कि हमेशा हम उसमें देंगे रिलीफ, ये ऐसा है ना कि किसी चीज़ के बारे में हम एक रिटायर्ड जज हैं, हम गैर ज़िम्मेदारी की बात नहीं कह सकते। हम उनकी उसके लिए गए, हम उनकी कोई आवाज़ उठाने नहीं गए। जब वो बसा दिए गए, तो उनकी चैरिटी में हम क्या कर सकते हैं, हमारा ये कंसर्न था। हमारा ये कंसर्न नहीं था कि जब वो लड़ रहे थे तो क्या हुआ, ना हम उसका पार्ट थे, ना हम उनकी कोई मदद कर पाए। यानी इसको ऐसे कहा जाए कि सरकार ने अपराध किया है आपके कोर्ट में। देखिए, अब उसको सुप्रीम कोर्ट तक वो लोग हार गए हैं, तो इसलिए अब हम ये तो नहीं कह सकते। ये तो हम कहने की पोज़ीशन में नहीं है। ठीक है, अब इसके अकबर नगर से आगे आते हैं। इलेक्शन का दौर है। किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी भी नेता का, मंत्री का, विधायक का, सांसद का, मुख्यमंत्री का ऐसा बयान बटेंगे तो कटेंगे, आप कैसे देखते हैं? अब उन्होंने किस नियत से कहा है, किसके लिए कहा है, ये तो वो एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। जो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, तो किसके बँटने की बात कर रहा है वो, किसके कटने की बात कर रहा है, वो तो सबके लिए है। भाई अगर कोई मुख्यमंत्री है, तो वो सबके लिए है। वो ये थोड़ा-सा गैर ज़िम्मेदाराना बात है। अभी एक बात कही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बुलडोज़र पे आया, तो मैं पढ़ रहा था अखबार में। उन्होंने कहा हम पार्टी नहीं है भाई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में। उन्होंने ये कहा, तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगा कि भाई मुख्यमंत्री ऐसी बात कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो कोई भी ऑर्डर है, वो सबके लिए मान्य होगा। हर एक पाबंद है। कोई ये नहीं कह सकता कि साहब हम पार्टी तो नहीं है उसके अंदर। वो सुप्रीम कोर्ट ने 15 पॉइंट्स दिए हैं, सबको सर्कुलेट हुए। तो आई थिंक इसको उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बहरहाल अब वो एग्रेशन में बोलते हैं, तो कभी-कभी हो सकता है कि बाद में ये ख़्याल हुआ हो मुझे नहीं बोलना चाहिए, और आज नहीं कल उनको एहसास होगा और नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उस पे तो कई लोग स्टैंड लेते जा रहे हैं, इसीलिए मैंने विधायक, सांसद, मंत्री सबका नाम देखिए लिया। ऐसा है, लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि उस जजमेंट से अगर जो जितने बुलडोज़र करके गिराए गए हैं और गलत तौर पर कहीं गिराया गया है, तो वो सब लोग कंपनसेशन ले सकते हैं।
ये सब जनता अगर जाएगी कोर्ट में तो कोर्ट उनको कंपनसेशन देगा, क्योंकि जजमेंट जो है ना वो पीछे से लागू होता है। लॉ जो बनता है वो आज से लागू होगा, और जो सुप्रीम कोर्ट नज़ीर है वो पीछे से रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करती है। ये समझ लीजिए आप। वो जितने लोग अगर गए हैं वो रिव्यू करके कोर्ट में रीओपन कर सकते हैं इस जजमेंट की। जजमेंट हो गया भाई, अब हमारा ये डिमोलिश हुआ है, हमें सरकार पैसा दे, सरकार नहीं दे तो ब्यूरोक्रेट दे। ये एक आप देखिएगा बहुत से मुकदमे होने जा रहे हैं। अच्छा देखिए न, इस बयान पे चुनाव आयोग को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखिए चुनाव आयोग जिस अंदाज से रिएक्ट करता है सबको मालूम है कि वो उसका पार्टीशन एटीट्यूड है। वो एक आंख बंद रखता है, खुली रखता है। आजम खान साहब बोलते हैं तो तुरंत एक्शन होता है। अब आजम खान के बारे में देख ही रहे हैं हम सब लोग। बाहर वो उनके मुकदमे चल रहे हैं, उसको तो वो कोर्ट देखेगा कि क्या सही क्या गलत। उसकी स्क्रूटनी तो हम नहीं कर सकते जो कुछ भी है उनके, लेकिन हाँ लगता है कि हाँ उनको ज़्यादा तवज्जो दी गई है। कुछ अगर कुछ केसेस सही है तो कुछ गलत भी होंगे। देखिए वो जुडिशल प्रोसेस में हो जाता है ना, तो जब तक हम कोई चीज़ ना देखें हमारे अच्छा लेकिन बातचीत में इसी का limitation दूसरा नहीं है। तबका एक है। एक तबका ये हुआ कि एक्शन एक विशेष समुदाय पे हो रहा है। दूसरा तबका कहता है कि सबसे ज़्यादा किसी भी चाहे राशन वाला हो गया, किसी भी सरकारी योजना का फ़ायदा, आवास योजना, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर कोई सी भी योजना का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी क्या अल्पसंख्यक समुदाय को है। देखिए ऐसा है कि अल्पसंख्यक समुदाय अगर गरीब है ज़्यादा, इसका मतलब ये है कि जो योजनाएं गरीबों के लिए चल रही हैं ना, अगर राशन बँट रहा है तो गरीबों के लिए बँट रहा है। तो ये तो मान ही लीजिए कि अगर अल्पसंख्यक को ज़्यादा मिल रहा है तो गरीब है। अगर मकान उनके पास नहीं है तो वो कमज़ोर हैं, ये तो मान ही लीजिए। उनको ताकतवर कहना, एक सेक्शन ज़रूर समृद्ध है मिनॉरिटी का, ऐसा नहीं है। देखिए हमें चश्मा उतारना होगा, हमें इस चश्मे से नहीं देखना है समाज को, हमें देखना है इंसानियत से। मानवता की तरफ हम देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। रिलीजन स्टेट का रिलीजन नहीं होता, ये सेकुलर स्टेट है, इसका कोई रिलीजन नहीं है। ये तो तभी तो सेकुलर है कि हमें एक साथ ही काम करना है। बाहर जो काम अच्छे हो रहे हैं, मान लीजिए मकान किसी को मिले हैं, अल्पसंख्यक को, गरीबों को मिले हैं, तो मैं कहूँगा कि ये अच्छा काम है, क्यों नहीं कहूँगा? तो मैं कैसे कह दूँगा कि आयुष्मान जो है साहब स्कीम गलत है? वो तो मेरे दोस्त ने बनाई है, आयुष्मान स्कीम तो मेरे दोस्त की बनाई हुई है भाई। इनकम टैक्स अफसर डेपुटेशन में थे मिस्टर आलोक मित्रा, उनकी बनाई हुई है। तो हमारे मशवरा होता था, हमने कहा ये बनाइए, उन्होंने बताया कि भाई नकवी साहब बन गई है, हमने कहा भाई बहुत अच्छी स्कीम बन गई है। अच्छा है भाई, गरीब का इलाज हो, सरकार उसका इलाज कराए। तो जब आपके सर्वेंट का हुआ तो उनसे कहे नहीं कि मेरे नहीं, मैं वहाँ था नहीं, वो सर्वेंट का इलाज बरेली हो रहा था। अच्छा हाँ, मेरे घर के भाई गए थे, इसलिए इसलिए मैं उसके बारे में ये हुआ है ऐसा, अब मैं ये कह दूँ कि साहब मैं इल्ज़ाम तराशी कर दूँ, थोड़ा गलत होगा वो। आते हैं थोड़ा फिर हम अपने जी, उसी जी। पे 1991 वर्षिप एक्ट किन जन्मभूमि मामले में लागू नहीं है। उसके बाद अभी ज्ञानव्यापी वाला जो मामला है वो लोअर कोर्ट में है। अगर ऐसे मतलब मामले चलते रहे तो बहुत से मंदिर हैं जो अभी इस लिस्ट में आने बाकी हैं। आप इन सभी मामलों को कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है कि मैं तो पिछले बहुत साल से 25-30 साल से देख रहा हूँ, एक बड़ी लिस्ट है हिंदुस्तान के अंदर। अर्ज़ वालों का कहना है कि साहब ये मस्जिदें मंदिर तोड़ के बनाई गई हैं। बदायूं की मस्जिद है जो मेरा शहर है, तो वो तो अल्तमश की बना लखनऊ में शिवालय मस्जिद है एक। और बहुत से हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि लखनऊ के अंदर बहुत सी मस्जिदें हमारे हिंदू भाइयों ने बनवाई हैं, और बहुत से मंदिरों को पैसा मुसलमानों ने दिया है। ये बात जो है उस पर लगा हुआ है। और आपको बता दूं 60 मंदिर, मतलब 2-4 तो मैंने देखे हैं जो औरंगज़ेब ने दिए हैं जायदाद, उसके कुतबे लगे हैं। आप जाके देख लीजिए 60 मंदिर है। मिस्टर बी.डी. पांडे गवर्नर रहे, उन्होंने लिखा, बी.एन. पांडे, बी.डी. पांडे उनका नाम था, तो उन्होंने लिखा है पूरा। तो इस मुल्क के अंदर सेकुलरिज़्म की जड़ें बड़ी मजबूत हैं, और मैं ये समझता हूँ कि सेकुलरिज़्म विल स्टे। ये जो फ़िलॉसफ़ी है कि आप सिर्फ़ एक थॉट को चलाएँगे, वो नहीं चलेगा। मैं ये समझता हूँ। अब तो भाई देखिए, अब वो मुझे मेरे मंत्री बता रहे थे जो पहली सरकार मंत्री थे हमारे मोदी जी के, वो बता रहे थे कि अरे साहब आप मुझसे कह रहे अबू धाबी जाइए, वहाँ के शेख ने मंदिर के लिए फ्री जगह दी है और इतना बड़ा भव्य मंदिर बना है वहाँ पर। मुझसे कह रहे थे, खुद ही वो कह रहे थे मिस्टर भट्ट, जो मिस्टर थे हमारे दोस्त हैं रानीखेत से,
तो मैंने कहा भाई मैं ज़रूर, मुझे रिकमेंड कर रहे थे वो कि वहाँ जाइए। वहाँ जाइए, मंदिर देखिए, वो देखिए, इतना अच्छी बात, बहुत तारीफ कर रहे थे वहाँ के तो शेख के। वहाँ के तो मुसलमान इनका कोई अरब के हल अच्छे हो पाते गए, हैं आप? नहीं अरब के मुसलमान अच्छे हो गए, मालदार हैं, शेख यहाँ के हैं, नहीं अच्छे हैं। गरीब बेचारा यहाँ के जो नाई, यहाँ पे खिदमतगार है, कोई नाई है, कोई हलवाई है, कोई बेचारा पंक्चर जोड़ने वाला है, वो पूरा इसलिए क्यों करीब है। देखिए गुर्बत एक उसकी जो है वो उसका नेगेटिव पॉइंट है, वो कोई भी तो इसका हल क्या पाते हैं आप? हल तो ये है कि मैं ये मानता हूँ कि जो कम्युनिज्म कमज़ोर हुआ है दुनिया में, उसका नुकसान गरीब भुगत रहा है। आज जो लड़ाई हुई है, रशिया का रेवोल्यूशन हुआ है, जो चाइना में चीज़ें आई हैं, कम्युनिज्म लाया उस चीज़ को। तो गरीब का लेबर लॉज बने, दुनिया में मूवमेंट आया, लेबर मूवमेंट आया, वो बड़ा कमज़ोर हो गया है, कैपिटलिस्ट का कब्ज़ा हो गया है। कैपिटलिस्ट लोगों को रिलीजन सूट करता है ताकि लोग भगवान से उम्मीद बनाए रखें, वहाँ की पूजा पाठ करते रहें, जाते रहें, हमारी तरफ ना देखें। कम्युनिज्म भी कहता है कि वो इशारा करता है, देखो ये इतने मालदार लोग हो गए और तुम गरीब हो अब तक, तो वो जगाता है, और ये जो धर्म के लोग सुला देते हैं उस आदमी को। तो जगाना बहुत ज़रूरी है, जागना बहुत ज़रूरी है। नया जो है, नया हौसला, नई उड़ान भरनी है, मेहनत अब हमें सुबह शाम करनी है, नए खतरों से खेलना है हमें। फ़लसफ़े की एक नई किताब लिखनी है। आज देश को एक नई फ़िलॉसफ़ी की ज़रूरत है, एक ऐसे फ़लसफ़े की जहाँ धर्म और मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न साइंस, उसके अंदर एक बैलेंस हम ड्रा करें और पाखंड से बाहर आए, तब चीज़ें बेहतर होंगी। तो आपको क्या लगता है संविधान में अभी कुछ सुधार करने की जरूरत है? नहीं, संविधान तो परफेक्ट है। मैं तो संविधान फिर के क्या आप अंदर कह रहे हैं कि नई किताब लिखनी है, तो कौन सी किताब ऐसी लिखी जाए? एकता की, हाँ, नहीं, हाँ, भाईचारे देखिए, की? नहीं भाईचारा, बिल्कुल भाईचारा तो उसमें आ जाएगा जब हम मानवता की तरह सोचेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे ये हिंदू है, मुसलमान है, हम ये सोचेंगे इंसान है, ये मानव है, ये ताकतवर मानव है, ये कमज़ोर मानव है, ये गरीब मानव है। ये मानवता की सेवा के लिए चीज़ें करेंगे। जैसे क्रिश्चियनिटी ने दिया दुनिया को, नर्सिंग दिया। आज आप अस्पताल में जाइए तो आपके मेरी नर्स बहुत अच्छी है, बड़ा ख्याल रखती है। आपको ज़रूरत थोड़ा, आप सब भूल जाते हैं धर्म वर्म, जब अस्पताल पहुंच जाते हैं तो ना तो आपको भगवान याद रहता है, आपको सिर्फ रहती है कि अच्छा डॉक्टर, अच्छी नर्स, अच्छी दवाएँ। तब कहाँ? कोविड के ज़माने में आप ये बताइए क्या हाल था? कोविड के ज़माने में हर आदमी कहता है मुझे ऑक्सीजन चाहिए। क्यों चाहते हो भाई ऑक्सीजन? क्या ज़रूरत है भाई? आपके पास तो धर्मी किताबें हैं, उन्हें पढ़िए, उनसे दुआ करिए। तो चीज़ें सिचुएशन सिखाती है, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कोविड से भी हमने कुछ सबक नहीं सीखा। मुझे इस बात का बहुत अफ़सोस है। मानवता जाग रही थी कोविड में। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के लिए भाग रहा था मदद के लिए। तो वो मैं देश चाहता हूँ, वैसा समाज चाहता हूँ। तो जिनके पास ये जिम्मेदारी है समाज चलाने के लिए, हम जिनको चुनते हैं, वही बांटने में लगे हैं। हर एक पार्टी, अगर आप देख लीजिए, जो एक पार्टी है, कोई इन पे दावा करेगा, कोई उन पे दावा करेगा, कोई उनके विकास की बात करेगा, कोई इनके विकास की बात करे। यानी जिस पे हम ये यकीन करते हैं, जिनको चुनते हैं, जिनको बैठाते हैं कि आप मिलजुल के हमें रहने को सिखाएं, हमें रखिए, वही बांटने को तैयार है कि आप बटे रहें तभी हमारी दुकान चलेगी, और आप अलग रहेंगे तभी सब कुछ बेहतर है। देखिए खराबी हम में है। हम धर्म के चश्मा अगर उतार दें तो हम बिरादरी के चश्मा पहन लेते हैं। हम मानवता के चश्मे से चीज़ों को देखते नहीं। हम अच्छे लोगों को नहीं देखते। हमें तो इस बिरादरी वाला ही है, क्रिमिनल है, हमें तो वोट देना है, और क्रिमिनल है तो बहुत अच्छा। हर समाज के लोग अपने क्रिमिनल को बड़ा नेता बनाने की फिराक में। आप मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है कि दोनों में फ़र्क था, मेरी नज़र में दोनों में फ़र्क था, क्योंकि अतीक के तो कोर्ट में नहीं रहे, मुख्तार तो कभी मेरे कोर्ट में आए हैं। ज़ाहिर है दोनों ने कहीं ना कहीं क्राइम किए थे, ऐसा तो नहीं है कि हम उन्हें ये कह दें कि नहीं साहब क्राइम नहीं किए थे। मुख्तार वाज बेटर देन अतीक, अगर हम दोनों में कंपेयर अच्छा, दोनों में लेकिन दोनों को देखते कैसे हैं? लेकिन भाई ज़ाहिर दोनों का इतिहास क्रिमिनल है, तो मैं वैसे जज सर्टिफिकेट तो नहीं दूंगा कि साहब वो अच्छे आदमी थे, और क्यों दूंगा मैं, है ना। लेकिन उनकी डेथ जिस अंदाज से हुई उस पर कोई बात हो सकती है, लेकिन उनके पास रिकॉर्ड के बारे में तो कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। लेकिन समाज उनको आइडियल ना बनाए, लेकिन समाज के लिए वो आइडियल नहीं होने चाहिए। मऊ में मैं गया था और एक शो कर रहा था, और मैंने पूछा मुख्तार माफिया या मसीहा, तो वही जो आपने कहा धर्म का चश्मा पहने हुए, सभी ने कहा मसीहा। और हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि मुख्तार मसीहा है, माफिया नहीं है। ऐसा है ना, देखिए मुख्तार, और जबकि पोटा, इसी उत्तर प्रदेश में उनके ऊपर पोटा लगा था, पूरा महकमा हिला था, एक क्या कहते हैं सीईओ को रिजाइन करना पड़ा था,
ये मुख्तार साहब के लिए ही हुआ था। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो बातें हैं, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, उसको देखिए, मुख्तार मरने से पहले तो माफिया थे, लेकिन मरने के बाद वो मसीहा कहलाए। ये तो है। नहीं नहीं, वहाँ के 2022 विधानसभा चुनाव की बाईस बात की कर। बात करता हूँ, लेकिन अब जो मैंने सुना कि उन्होंने कहा हनुमान मंदिर को पैसा दिया था, ये तो आपने इंटरव्यू देखे ना जो गाजीपुर में, मुझे भी नहीं मालूम थी वो पैसे, क्यों मालूम होता भाई, मेरा क्या वास्ता उनसे। तो लेकिन ये जो मैंने देखा वो सब मसीहा मसीहा कह रहे थे। जिन लोगों को उनसे माली फ़ायदा हुआ, जिनकी उन्होंने मदद करी, इलेक्शन में मदद करते थे, वैसा मदद करते थे, तो वो अब मसीहा कहता है। जिसका घर उजाड़ा होगा वो तो माफिया कहेगा, या जो भी है। बहरहाल वो एक वार थी, एक डोमिनेशन की वार थी, और वो गलत थी। खैर किशन राय जी का मर्डर हुआ, फिर इसके ये जेलों में रहे। 4 बार जेल से इलेक्शन जीता ये आदमी, 4 या 5 बार, बताइए आप। इस देश में तो अच्छा कॉम्पिटेंट ऐसा थी। क्यों होता है कि जेल से लोग इलेक्शन, उसके लिए स्पेशल बेल मिल जाता है? नहीं, मेल नहीं मिली उन्हें। नहीं नहीं, कभी चुनाव के लिए जब आप नहीं एफिडेविट मिलती। भरने जाते कुछ हैं। लोगों को मिली होगी, हाँ। वैसे मिलती नहीं, उनको तो नहीं मिली। मुख्तार अंसारी को जब आपको नॉमिनेशन फाइल करना हो तो उसके लिए आपको बेल मिल जाता है। कुछ लोगों को मिल जाता है। ऐसा है ना कि मान लीजिए चार्ज फ्रेम हो गया, एविडेंस नहीं आई है, तब ये जब तक कि हमारे ये लॉ ये है कि जब तक कन्विक्शन ना हो जाए, जब तक उसको आप अपराधी नहीं मानेंगे। ये फ़र्क है। तो इसलिए ऐसे लोगों को कोर्ट अपने डिस्क्रिशन से किसी किसी को दे देती है, किसी किसी को नहीं देती है। 10-12-15 दिन की, जैसे केजरीवाल जी को कुछ बेल मिली थी, इंटरिम मिली, तो उनके खिलाफ एविडेंस नहीं थी, और बाद में खैर वो बेल हुई, सबने देखा सब चीज़। कुछ चीज़ें जनता से नज़र से दूर होती हैं। वो सिर्फ जज के पास फाइल है, वकील जानता है, 3-4 लोग जानते हैं। फिर लोग अपना अनुमान लगाते हैं कि साहब ये गलत हो गया, ये सही हो गया। मैं गैंगस्टर कोर्ट में था, सारे यूपी का सारे माफिया आते थे मेरे कोर्ट में, तो ये मांगते थे साहब हमें इलेक्शन लड़ना है, तो हम उस जेल में भेज दीजिए, इस जेल में भेज दीजिए। तो 2 एक ऐसे ऑर्डर हमने करे, लेकिन बेल हमने नहीं दी उनको। अच्छा, मतलब ये भी होता है क्यों? कि जेल सेफ होता है? जेल तो भाई अब जेल का कानून बिल्कुल अलग है। जेल के अंदर का कानून तो आप समझिए, वहाँ जो कुछ होता है वो तो जनता से बिल्कुल दूर है। उसके बारे में तो बहुत अलग सब्जेक्ट है। एक बस यही अभी सवाल। आपने नहीं सुना, आपने अनटचेबिलिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने वो रूल्स गलत कि भाई बेचारा दलित है तो उसको सफाई दे दो, ये वहाँ पर चल रहा था ये सब गलत रूल्स से, तो रूल्स को बिल्कुल नल एंड वाइड करा है सुप्रीम कोर्ट। अभी लेटेस्ट कल परसों में पढ़ रहा। अच्छा, ऐसा होता है क्या कि जज साहब सजा तो सुना देते हैं लेकिन वो सजा नहीं होता है, मौज होता है? क्योंकि सल्तनत तो जेल के अंदर से भी चलती है। देखिए, हमारे यहाँ 3 चीज़ें हैं, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, करप्शन। 3 प्रॉब्लम हैं। अगर हम कम्युनलिज्म से बाहर हैं तो हम कास्टिज्म में फंस गए, हम कास्टिज्म को भी नहीं मानते तो हम करप्शन फंस गए। इन तीनों चीज़ों से हम कैसे आज़ाद रहें, ये एक मुश्किल काम है। कि आप ऐसे सोचते हो कि आप तीनों से ऊपर हो, वो सोच चाहिए आपने। जो आप समझ लीजिए, मैंने एक छोटी सी नज़्म कही है 3 मिनट की, और तीनों प्रॉब्लम को मैंने एड्रेस किया है उसके अंदर। मैं एक दिन शर्मा टी स्टॉल पे चाय पी रहा था दोस्तों के साथ रिटायरमेंट के बाद, तो ये सब लफ्ज़ जहाँ ये सब अखबारों में रोज़ पढ़ते थे। मैंने कहा यार कैसे इस मुल्क में रहेंगे, क्या होगा फ्यूचर जनरेशन का। तो मैंने कलम उठाया और मैंने सोचा कि कल ईद और होली सब मिल के मनाएं, तब शायद चीज़ें अच्छी हो सकती, मेरा ख्याल है। तो उसके लिए मैंने कहा इन तीनों प्रॉब्लम को मैंने एड्रेस किया है। जो मैंने कहा, देश को दे दो ऐसी सीध, घर घर होली घर घर ईद। देश को दे दो ऐसी सीध, घर घर होली घर घर ईद। मज़हब के अब झगड़े छोड़ो, यारो प्यार के रिश्ते जोड़ो। मज़हब के अब झगड़े छोड़ो, यारो प्यार के रिश्ते जोड़ो। रावण की शक्ति को तोड़ो, देश को नई डगर पे मोड़ो। देश को दे दो ऐसी सीध। राम की लीला खूब मनाओ, प्रेम भाव के गीत सुनाओ। देश में होते हर रोज चुनाव, अच्छे लीडर चुन के लाओ। देश को दे दो ऐसी सीध। अगला स्टैंजा है, तोड़ दो अब नफरत का घेरा, तोड़ दो अब नफरत का घेरा। सूरज लाए नया सवेरा, रह जाएगा बस खाली डेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, देश को दे दो ऐसी सीध। कुछ गुर्बत की मार से टूटे, कुछ धन दौलत देश की लूटे, फिर भी कुछ है बड़े रूठे, कुछ संबंधी रूठे छूटे। देश को दे दो ऐसी सीध। अगला है, बिरादरीवाद है एक बीमारी। बिरादरीवाद है एक बीमारी, अक्लमंद पे अहमक भारी। किसान पे बनिया कसे सवारी, तब कौम में है जंगे जारी। क्लास वार, देश को दे दो सी सीध। और आखिरी स्टेंजा है सॉल्यूशन का, नकवी का है ये पैगाम, सभी को रोटी सभी को काम।
नकवी का है पैगाम, सभी को रोटी सभी को काम, पीएम ऐसा दें काम, ना कोई खास हो ना कोई आम, देश को दे दो सीट, सब बराबर है, कोई वीआईपी कल्चर नहीं। इसको तोड़ना होगा, वीआईपी कल्चर को तोड़ना होगा, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, मैं आपको बता। यहाँ के लोग को तो बस वीआईपी ही कल्चर चाहिए, कहीं पे भी स्पेशल लाइन मिल जाए, स्पेशल टिकट मिल जाए, स्पेशल पास मंदिरों मिल में जाए। स्पेशल लाइन मिल जाए, मंदिरों में पैसे दे के अलग लाइन लगती है, बताइए आप, ये है भगवान के घर पे। अच्छा, अब हम चलते चलते अब आखिरी सवाल पे आते हैं। मुकदमों की संख्या और भार बहुत ज़्यादा है कोर्टों पे। एक कोर्ट पे ऐसा है कि मतलब जज बस तारीख देता रहे, तब भी 300-400 ऐसे केस आ जाएंगे, बस तारीख देते देते दिन निकल जाएगा। तो ऐसा क्यों? मतलब इसका सोल्यूशन क्या है? इसकी 2-3 वजह है। पहली वजह तो ये है कि जो मुकदमा है, एक डिस्प्यूट के 5 डिस्प्यूट बनाए गए हैं, एक रेवेन्यू में, एक क्रिमिनल में, एक सिविल में, डिस्प्यूट एक है। अगर दोनों में कंप्रोमाइज हो जाए तो पांचों डिस्प्यूट खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरी वजह यह है जो आप बात कर रहे हैं डिले की, कि वकीलों की स्ट्राइक रहती है कोर्ट्स में। हम पहुंचे, वकील साहब स्ट्राइक पे हैं, आज कुत्ता मर गया था, आज फला डेथ हो गई थी। अरे भाई, जिंदगी मौत तो होती रहेगी ना, जब दुनिया में हम आए हैं। 5,000 वकील हैं कचहरी के अंदर लखनऊ में, अरे भाई किसी की बीवी की डेथ हो गई, किसी की अपनी डेथ हो गई, था हड़ताल। स्ट्राइक बहुत बड़ी वजह है, जिसपे अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्ट्राइक करना एक ऑफेंस है। मैं समझता हूँ अगर उस पर अमल होगा तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और फिर जजों की ऑनेस्टी, हमें एक सिस्टम को, हम जब किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं तो हम एक एंगल नहीं दे सकते कि साहब वो वकीलों की स्ट्राइक हो गई तो यही वजह है। नहीं, वजह कहीं ना कहीं जजों का काम कम करना, सही वक्त से ना बैठना और सेंसिटिव ना होना। जज को सेंसिटिव होना है, जो आदमी आया है, बूढ़ा, कमज़ोर, औरत, उसको अटेंड करना है कि भाई जल्दी से उसकी बात को सुन लिया जाए और कम अल्फाज में तय कर दिया जाए। जजमेंट देना है 3 पेज का, आप 20 पेज लिखा रहे हैं, क्यों लिखा रहे हैं भाई? इस साइंटिफिक दौर में क्या ज़रूरत है आपको सारी एविडेंस फिर से लिखाएं? 1.5 पेज का लिखा दिए, खट से फैसला हो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में क्यों टाइम नहीं लगता? सारी फाइल तैयार है, 1 पेज में उठा के। तो ये विल जो है ना, हमें एक पैशन क्रिएट करना होगा एमंग जजेस, एमंग लॉयर्स। मैं वकीलों से कहता हूँ जाके, अरे भाई फीस ली है तुमने उसकी, उसी से कह रहे हम स्ट्राइक में हैं। क्या बात है? स्ट्राइक की कोई जगह नहीं है हमारी, जो नहीं होनी चाहिए जुडिशियल सिस्टम में। ये बिल्कुल बेकार बात। इससे नुकसान क्या हो रहा है? इससे माफिया पनपते हैं, इससे पुलिस का करप्शन बढ़ता है। जब मुकदमे से मैं कुछ करा ही नहीं पाऊंगा तो पुलिस उल्टा ही तो तय करेगा ना उस मसले को। ये जो प्रॉब्लम आप बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इस पर बड़ा पंडर ओवर करके हमें ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को एक एक करके एनालाइज करना चाहिए। इस डिजिटल दौर में इधर जो है वो फ़ोन से सम्मन पहुंच गया मेरे पास, अपडेट क्या ज़रूरत है? 2 महीने की लगे, 4 महीने की लगे, अरे भाई वो 10 दिन की भी लग सकती है, ठीक है ना। छोटे मैटर हैं, आप खटाखट पूछिए उससे और तय कर दीजिए। तो लोग कोऑपरेटिव हों, लोग अपनी ड्यूटीज़ को निभाएं। हमारे यहाँ लोग ड्यूटी कॉन्शियस नहीं है, राइट कॉन्शियस है। हर आदमी को दूसरे की बेईमानी नजर आती है, अपनी बेईमानी। कहते हैं इस देश में ईमानदार वही है जिसे बेईमानी करने का मौका नहीं मिला। कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा जाता है ये, लेकिन बात ऐसे नहीं है। हमारे यहाँ बहुत से लोग बहुत ही ईमानदार हैं। हमने सर्विस में रह के देखा और सीखा कि बहुत लोग बहुत कंटेंटेड हैं, जितने में खुश हैं। गरीब आदमी कंटेंटेड नहीं है। घास वाला कब कहता है मैं कार वाले को लूट लूँगा? उसके बाप भी मजदूर थे, वो भी है, लेकिन वो कह रहा है भाई ठीक है, मेरी किस्मत में ये नहीं है। तो धर्म का एक फ़ायदा तो है कि यहाँ रेवोल्यूशन पे एक रोक है धर्म से। धर्म नहीं है, जिस दिन आस्था टूटेगी उस दिन तो हर तरफ क्या होगा आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के दौर में धर्म का इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए ऐसा है ना, धर्म जो है ना एक सोशल साइंस है, सोशोलॉजी की चीज़ है। समाज में बहन भाई का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, ये इसको एस्ट्रोनॉमी समझना, इसको एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोनॉमी समझना, बायोलॉजिकल साइंस समझना, फिजिक्स समझना, ये गलत है मेरी नज़र में। एक सोशल साइंस है। समाज में हर धर्म के अंदर एक दिया है, राइट्स है, समाज कैसे रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे होगा, प्रॉपर्टी कैसे बटेगी किसी के मरने में, किसी के पैदा होने में उसके राइट्स क्या हैं, इसको इस हद तक देखना चाहिए। और एक आस्था है तो कहीं भी रहे, किसी भी फॉर्म में रहे, ये उसकी अपनी बात है। देखिए धर्म की बात करें आप, हिंदुइज्म की सबसे बड़ी खूबी है टॉलरेंस, मैसेज ऑफ टॉलरेंस।
सबसे हिंदुत्व की नहीं, हिंदुइज्म की, इसमें फर्क समझिए। इस्लाम का सबसे बड़ा मैसेज इक्वलिटी का, सब बराबर है भाई। क्रिश्चियनिटी में सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, सेवा, और सिखिज्म की चैरिटी। जितने दिन चाहिए गुरुद्वारे में खाइए, कोई आपका धर्म नहीं पूछेगा। पूछेगा। हमें ऐसा भारतीय चाहिए जो इन चारों को एकदम बराबर रखे। हिंदुइज्म की टॉलरेंस, इस्लाम की इक्वलिटी, क्रिश्चियनिटी की ह्यूमैनिटी और सिखिज्म की चैरिटी को मानता हो, तो आप समझिए वो होगा परफेक्ट हमारा देशवासी, परफेक्ट देशभक्त और परफेक्ट एक अच्छा इंसान। जब ऐसा सब कुछ मिल जाएगा तो हमारा रेसिपी में तैयार होगा परफेक्ट भारत। परफेक्ट, बिल्कुल। तो आज के हमारे जो मेहमान थे उन्होंने बताया कि कैसे हमारा जो भारत है वो महान बन सकता है। ये थे बीडी नकवी साहब, जो पहले पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। ऐसे ही मेहमानों के साथ हमारे साथ परिचय आपको हर शनिवार शाम 6 बजे हम कराते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।